Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video I am going to explain you about the topic BEGS 183 writing and study skills. So ये basically आपका इग्नो में एक सब्जेक्ट कोड है BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। तो इसके जो हम बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो पिछले जो दो साल के पेपर जो है ना PYQ उसे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली पूरा ऑल राउंड डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या फिर दिसंबर 2026 में है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर आप नए हो इस यूट्यूब चैनल पे, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी अगर कोई भी नई वीडियोस आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एंड if you have any doubt regarding this video or any kind of whatever the doubt of this video, then you can simply ask here. So चलिए शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखते हैं कि आपके पास जब जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न कैसा होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल CBCS BHE टर्म एग्जामिनेशन, हम जून 2025 का सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझते हैं, राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। सो ये जो एग्ज़ाम जो है आपका 2 घंटे का होने वाला है, जो कि 50 मार्क्स के सवाल इसमें पूछा जाएगा। सो यू हैव टू आंसर वेरी केयरफुली। सो सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे इस पैटर्न में पूछ लेगा, यानी 5 मार्क्स के 3 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन पूछ लेगा ABCD, जिसमें से आई थिंक आपको 4 में से 3 ही अटैम्प्ट करना है। सो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको खाली अटैम्प्ट करना है। जैसे व्हाट आर होमोनिम्स, गिव एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ होमोनिम्स, पहले में ये पूछ रहा है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म synthesizing, how does synthesizing become an important step in the process of writing, then what is important to edit proofread your writing, how is it। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन पूछ लेगा 10 मार्क्स का, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अराउंड 200 वर्ड्स, यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, 2 में से किसी एक पे जो है ना आपको किसी एक का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। फिर है राइटिंग, फिर आपको थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा 7th क्वेश्चन। सो जैसे ऐसे पूछ लिया, राइट अ वेल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन विद अ क्लियर बिगिनिंग बॉडी एंड कंक्लूजन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। सो आपको जो है ना इसके ऊपर एक वेल स्ट्रक्चर कंपोजिशन लिखना है, ठीक है। तो जैसे अर्जेंट मेजर्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर वाटर कंजर्वेशन। फिर क्वेश्चन 4 आपसे पूछ लेगा 5 मार्क्स का, फॉर्मल लेटर आपको लिखना है ऑफ योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग दैट कंप्यूटर फैसिलिटीज इन द कैंपस में बी इम्प्रूव्ड एंड अपडेटेड। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, 6 मार्क्स का। और 6 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, और 6 क्वेश्चन जो है आपका पैसेज वाला होगा। सो यानी पैसेज को देख के आपको आंसर लिखना है। सो ये वाला जो है, द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर कॉलेज रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्ड वे में, राइट। सो ये यस, फिर ये पैसेज हो गया। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पेपर का बारे में पूछा जाएगा। देन बैचलर ऑफ आर्ट्स CBCS जनरल बैक। सो फिर जून 2024 का भी ऐसे ही होगा कि आपका टाइम जो है 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 का मार्क्स का होगा। इसमें से आपको फिर से आपसे वैसे ही 4 पॉइंट दे देंगे, किसी 3 का आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर 2 ऑप्शन दे देंगे, किसी 2 में आपका किसी एक में 2 में से किसी एक का जवाब देना पड़ेगा। फिर राइट अ वेल स्ट्रक्चर कंपोजिशन विद अ क्लियर बिगिनिंग बॉडी एंड कंक्लूजन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। सो इन सब चीज़ों में आपका दे देगा।
फिर आपको से बोल देगा एक फॉर्मल लेटर लिखो टू द सीनियर मैनेजर ऑफ अ लीडिंग कंपनी इन योर टाउन सिटी अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ एन एनालिस्ट। फोर्थ में ये पूछ लेगा। फिफ्थ में ये पूछ लेगा द स्टूडेंट काउंसिल इन योर कॉलेज हैज़ कंडक्टेड अ मीटिंग टू डिस्कस द implications ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर सिक्स क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा पैसेज, राइट। सो सिक्स क्वेश्चन आपका पैसेज होगा, जिसमें पैसेज को पढ़ के जो है ना आपको आंसर लिखना है, लाइक व्हाट इज़ अ टॉपिक सेंटेंस, then in your opinion what is topic sentence in the above passage, justify your answer, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी ये सब पूछ लेगा। फिर उसी के साथ जो दिसंबर 2023, अब तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। 2 आवर का एग्ज़ाम होगा, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन में किसी 3 को आपको करना है, दूसरे में किसी 2 में से किसी एक को आपको अटैम्प्ट करना है, राइट अप एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देन थर्ड क्वेश्चन, देन फोर्थ, देन फिफ्थ और सिक्स्थ आपका पैसेज आ जाएगा। सो यस, इसी के साथ हमने जो है जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो समझ लिया है। अब हम शुरू करते हैं BETS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इग्नो एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्रिटिकल रीडर। क्रिटिकल रीडर क्या होता है, अब ये समझते हैं। अ क्रिटिकल रीडर इज़ अ पर्सन हु रीड्स अ टेक्स्ट केयरफुली एंड थिंक्स डीपली अबाउट इट। यानी कि जो क्रिटिकल रीडर वो होता है जो है ना, कुछ भी अगर वो रीड कर रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रीड कर रहा है, बोले तो केयरफुली तरीके से, और उसके बारे में जो है ना, जो भी चीज़ वो रीड कर रहा है उसे जो है ना बहुत गहराई से समझता है, डीपली अंडरस्टैंड अबाउट इट, थिंग्स डीपली अबाउट इट। So he does not believe everything written in the book or article। यानी जो ना वो हर चीज़ पे भरोसा नहीं करता जो भी बुक और आर्टिकल में लिखता है। इंस्टीड ही आस्क क्वेश्चंस लाइक, और उसके बजाय कि ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द राइटर सेइंग, राइटर क्या कहता है, व्हाई इज़ द राइटर सेइंग दिस, राइटर ये क्यों कह रहा है, इज़ द इंफॉर्मेशन ट्रू और लॉजिकल, क्या ये इंफॉर्मेशन सच में सही है और लॉजिकल वे में काम करता है। A critical reader checks facts, understands the writer's purpose and notices bias or hidden ideas। यानी जो है ना, क्रिटिकल रीडर जो है ना चेक करता है कि फैक्ट्स वो सही है, और समझने का प्रयास करता है कि राइटर का पर्पस क्या है, और क्या ये जो भी नोटिस है वो कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा, बायसनेस तो नहीं कर रहा, कोई हिडन आइडियाज़ तो नहीं। सो ही कंपेयर्स, वो कंपेयर करता है द टेक्स्ट विद हिज ओन नॉलेज, यानी वो अपने नॉलेज से जो है ना कंपेयर करता है, अपने एक्सपीरियंस से जो है कंपेयर करता है। इन दिस वे अ क्रिटिकल लीडर बिकम्स एक्टिव। इसी वे में जो है ना क्रिटिकल लीडर जो है एक्टिव हो जाता है, नॉट पैसिव, पैसिव नहीं होता। क्रिटिकल लीडर रीडिंग हेल्प्स अस इम्प्रूव थिंकिंग स्किल्स एंड मेक बेटर जजमेंट इन लाइफ। यानी क्रिटिकल रीडिंग जो है ना हमेशा जो है ना हमारे थिंकिंग लेवल को इम्प्रूव करता है, और हमें अपने ज़िंदगी में सही डिसीज़न लेने के लिए बेटर जजमेंट जो इंसान जो है बनाता है। अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिटिकल लीडर। सबसे पहला आ जाता है एनालिटिकल लीडर। यानी ये कौन होते हैं, ही स्टडीज द टेक्स्ट डीपली एंड ब्रेक्स आइडियाज इनटू पार्ट्स टू अंडरस्टैंड देम क्लियरली। यानी जो है ना बहुत ही डीपली ये जो है ना टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, और उसको जो है ना कई कुछ छोटे छोटे या बड़े बड़े पार्ट्स में जो है ना डिवाइड कर देता है, जिससे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी और क्लियर हो। देन सेकंड होता है इवैल्यूएटिव रीडर। अब इवैल्यूएटिव रीडर क्या होता है, ही जजेस द टेक्स्ट एंड डिसाइड्स वेदर द आइडियाज आर राइट और रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और वीक। यानी जो है ना ये टेक्स्ट को जो है ना जो भी लिखा हुआ है वो सबसे पहले जज करता है कि क्या ये आइडिया सही है या गलत है, मजबूत है या कमज़ोर है। देन रिफ्लेक्टिव रीडर क्या होता है, ही कनेक्ट्स द टेक्स्ट विद हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। यानी जो है ना जो भी टेक्स्ट है वो जो है ना वो अपने ज़िंदगी से कनेक्ट करता है, अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता है, अपने नॉलेज से कनेक्ट करता है। देन क्वेश्चन फोर इज क्वेश्चनिंग रीडर। ही आस्क क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग एंड लुक्स फॉर रीजंस एंड एविडेंस। यानी जो है ना वो क्वेश्चंस को जो है ना क्वेश्चंस पूछते हैं व्हाइल रीडिंग, और लोग उसमें देखते हैं कि रीजंस और एविडेंस क्या क्या है इसमें। देन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। अब फिगरेटिव लैंग्वेज का जो भी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है वो हमें बताना है।
Figurative language is very important in literature because it makes writing more interesting and meaningful. यानी फिगरेटिव लैंग्वेज जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में, क्योंकि ये जो है राइटिंग को जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाता है. इट हेल्प्स राइटर एक्सप्रेस आइडियाज़ इन ए क्रिएटिव एंड पावरफुल वे. यानी जो है ना ये राइटर को जो है ना अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वे में और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वे में बनाता है, हेल्प करता है. थ्रू सिमिले मेटाफर, सिमिले हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, इमेजरी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो गया, बिकम क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. सो फिगरेटिव लैंग्वेज क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग पिक्चर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक्चर क्रिएट करता है इन रीडर्स माइंड, इन दी रीडर्स माइंड, और टच करता है उनके इमोशंस को. इट एड्स ब्यूटी, डेप्थ एंड फ्रेशनेस टू लैंग्वेज. यानी ये ब्यूटी को ऐड करता है, गहराई को ऐड करता है, डेप्थ और फ्रेशनेस को. It also helps readers understand hidden meanings and feelings of the writer. Without figurative language, writing would be plain and boring. यानी जो है ना ये जो है ना जो राइटर के जो फीलिंग्स इमोशंस क्या है ये भी समझने में मदद करता है. अदरवाइज़ अगर ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर केसेस में जो है विदाउट फिगरेटिव लैंग्वेज राइटिंग जो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा. राइट. सो यस, आगे बढ़ते हैं. नाउ एफिक्सेशन क्या होता है ये समझते हैं. Affixation is a word formation process in which new words are made by adding affixes to a root word. यानी जो रूट वर्ड रहता है ना उसके ऊपर जो जो भी कुछ हम कुछ वर्ड फॉर्मेशन या कुछ ऐड कर देते हैं जिससे नया वर्ड निकलता है. सो इसे क्या कहते हैं, उसी को तो एफिक्सेशन कहते हैं. जैसे बचपन में अपनी पढ़ते थे एफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय. सो बेसिकली वही है. Affixes are small word parts like prefixes and suffixes. A prefix is added in the beginning of the word, such as unhappy. A suffix is added at the end of the word. यानी मान लो उदाहरण के लिए ओके, सो मैं लिखता हूँ मर. सो अगर मैं उससे पहले अ लगा दूँ सो अमर बन गया. ठीक है. सो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स. सफिक्स जो एंड में लगा देते हैं. A suffix is added at the end of the word such as ness in happiness. यानी ness के नीचे जो है ना, ness से पहले हमने happy लगा दिया है, so happiness. as ness या happy के बाद हमने ness लगा दिया तो ness बन गया. Affixation helps in changing the meaning or grammatical form of a word. It creates vocabulary and makes language rich and flexible. यानी जो ना एफिक्सेशन जो है ना हेल्प करता है मीनिंग को चेंज करने के लिए, ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ड को, और ये इंक्रीज करता है वोकेबलरी को, और लैंग्वेज जो है ना बहुत ही ज़्यादा ये रिच बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है इंग्लिश में. एग्जाम्पल देख लो प्रीफिक्स का सबसे पहले. सो हैप्पी से पहले हम एन लगा दिया, सो अनहैप्पी बन गया. राइट से पहले हमने री लगा दिया तो री राइट बन गया. एग्री से पहले हमने डिस लगा दिया सो डिस एग्री बन गया. व्यू से पहले प्री लगा दिया सो प्रीव्यू बन गया. और सफिक्स का देख लो, सफिक्स में क्या होता है जो एंड में लगाते हैं. हैप्पी के बाद हमने नेस लगा दिया, हैप्पीनेस. टीच के बाद ई आर लगा दिया तो टीचर. काइंड के बाद एल वाई लगा दिया तो काइंडली. केयर के बाद फुल लगा दिया तो केयरफुल. अब होमोनिम क्या होता है ये समझो. Homonym are words that have the same spelling and the same pronunciation but different meaning. यानी जो ना होमोनिम वो वर्ड्स होते हैं जो दिखने में भी सेम लगेगा, बोलने में भी सेम लगेगा, और ज़्यादातर केसेस में, लगभग केसेस में जो है ना उसके जो स्पेलिंग जो है वो भी सेम लगेगा. नॉट लगभग केसेस में, यानी कभी कभार जो है ना वो स्पेलिंग में भी सेम लगेगा, पर उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना दैट विल बी डिफरेंट. द मीनिंग विल बी डिफरेंट. द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ होमोनिम डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज. यानी जो करेक्ट मीनिंग जो है ना होमोनिम का वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आखिर एक्चुअली में क्या वहाँ पे यूज़ होगा. उदाहरण के लिए समझो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल है बैट. ओके,
सो ही प्लेस क्रिकेट विद ए बैट, सो ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गया। देन अ बैट इज फ्लाइंग इन द केव, एन एनिमल, यानी जो है ना इसमें बल्ला की बात हो रही है, जो बैट बॉल होता है बल्ला की बात हो रही है। वो कहते नहीं है कि चलो बैट बॉल खेलने चलते हैं, तो इसमें बैट बल्ला की बात हो रही है। और इसमें बैट किसकी बात हो रही है, जो चमगादड़ होता है उसकी बात हो रही है। सो आप देख रहे हो स्पेलिंग तो सेम है, बट the meaning of the word is totally different, and it totally depends on the context of the sentence. Now, अब दूसरा वर्ड है बैंक। सो शी डिपॉजिट मनी इन द बैंक, यानी इसमें जो है ना जो बैंक होता है उसके बारे में बात हो रही है। बैंक बोले तो जहाँ पैसे डिपॉजिट करते हैं। अब दूसरा बैंक ऑफ द रिवर की बात कर सकते हैं ज़्यादा। ही सेट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बोले तो रिवर के साइड में, नदी के किनारे में। सो दोनों तरफ आप समझे कि बैंक का जो है ना अलग अलग डिफरेंट यूज़ है। एक जगह तो फाइनेंशियल के बारे में, जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो बैंक है उसके बारे में बात हो रही है, और एक बैंक जो रिवर साइड का होता है, दैट इज किनारा ऑफ द रिवर, नदी का किनारा। नाउ पेन क्या होता है ये समझो। आई राइट विद ए पेन। सो इसमें जो है ना पेन का जो है एक राइटिंग टूल, जो कि ये पेन होता है अपना, ये उसकी बात कर रहा है, राइट, इस वाले पेन का। द फार्मर पुट द एनिमल्स इन ए पेन, यानी एनक्लोजर में, यानी पेन पे जो है ना रख दिया फार्मर्स ने। सो ये इसमें एनक्लोजर की बात हो रही है। सो नाउ लाइट। लाइट क्या होता है, द रूम इज़ फुल ऑफ लाइट, यानी जो है ना इसमें लाइट किसकी बात हो रही है, ब्राइटनेस जो है वो है। देन सेकंड इज द बैग इज़ वेरी लाइट। अब इसमें जो है ना बैग के लाइट की बात करिए। एक तो ये जो ब्राइटनेस वाला जो लाइट होता है, जो ब्राइटनेस वाला लाइट होता है, इसमें उसकी लाइट की बात हो रही है। और दूसरे वाले में किसके बारे में बात हो रही है, कलर के बारे में बात हो रही है कि दिस बैग इज़ नॉट वेरी लाइट, लाइक दिस बैग इज़ वेरी लाइट, ऐसे करके आप बता सकते हो। और इसमें लाइट जो है ना कलर के बारे में नहीं हो रहा। एक और तरीके से अगर मैं बताऊँ, लाइट मतलब जो है ना हम तब भी यूज़ करते हैं जहाँ पे जो है ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हल्की हो। सो क्या बात हो रही है, दिस बैग इज़ वेरी लाइट, यानी ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है। देन नेक्स्ट है मैच। मैच मतलब वी वॉच्ड अ क्रिकेट मैच, यानी इसमें किसकी बात हो रही है, कोई मैच इसमें खेला है गेम में, सो उसके बारे में बात हो रही है। देन सेकंड ऑप्शन है सी लिट अ मैच टू स्टार्ट द फायर, यानी स्टिक फॉर फायर की बात हो रही है इसमें। सी लिट द मैच, यानी मैच का मतलब क्या होता है, जो मैच बॉक्स हो गया, टू स्टार्ट द फायर। नाउ होमोफोन्स क्या होता है अब ये समझो। Homophones are words that have this same pronunciation, बोले तो साउंड, बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। यानी होमोफोन्स जो है ना वो वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशन में तो सेम होंगे, बट जो उसका स्पेलिंग और स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट मीनिंग का होगा। होमोनिम में क्या होता था समझो। होमोनिम्स आर वर्ड दैट हैव द सेम स्पेलिंग, यानी जो ना होमोनिम में स्पेलिंग सेम होगा, राइट। मैं यहाँ पे करेक्टनेस करना चाहूँगा, मैंने बोला था बहुत ही रेयर केसेस में सेम होगा, बट होमोनिम में सेम स्पेलिंग होगा। बट होमोफोन्स में स्पेलिंग सेम नहीं होगा, खाली जो है ना प्रोनाउंसिएशन यानी उसका बोलने का तरीका जो है ना वो सेम होगा। सो होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग्स, यानी उसका स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा और उसका मीनिंग भी डिफरेंट होगा। वी अंडरस्टैंड देयर मीनिंग ओनली फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी उसका मीनिंग जो है ना हम जो है ना खाली जो सेंटेंस का कंटेक्स्ट है तभी हम समझ पाएंगे। अब एग्जांपल देखो, एक तो टू ये वाला होता है पहले नंबर पे, फिर दूसरा टू ये वाला होता है दूसरे नंबर पे, फिर तीसरा टू ये वाला होता है ये नंबर पे। पर तीनों का एक्चुअली जो है ना जो कंटेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें सबका मतलब अलग अलग होगा। तो चलिए पढ़ते हैं।
आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास कितनी है, 2 किताबें। सो इसमें नंबर की बात हो रही है। इट इज़ टू हॉट टुडे। अब यहाँ पे जो है ना, बहुत ही चीज़ जो बहुत ही जो कोई चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा है, उसकी बात हो रही है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो इसमें वेरी के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी किसी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का यूज़ कर रहे हैं, प्रेपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। देन पहला हो गया सी, दूसरा हो गया सी। सो आई कैन सी द बोर्ड, यानी इसमें लुक की बात हो रही है, यानी आप देख सकते हो बोर्ड को। देन द सी इज़ वेरी डीप। अब इसमें जो है ना ओशन की बात हो रही है। सी मतलब क्या होता है, समुद्र। तो इसमें किसकी बात हो रही है, ओशन की, बोले तो समुद्र की। नाउ एक होता है राइट, एक होता है राइट। सो राइट हम तब लगाएंगे जब हमें किसी चीज़ को करेक्ट बताना हो। योर आंसर इज़ राइट। और राइट हम कब लगाएंगे, जब कुछ लिखना हो। प्लीज़ राइट योर नेम, यानी मेक लेटर्स, यानी अल्फ़ाबेट से, या यानी कुछ भी चीज़ वट एवर कुछ लिखना हो, दैट इज़ राइट। अब एक फ्लावर होता है, एक फ्लोर होता है। फ्लावर, फ्लोर। सो फ्लावर क्या होता है, फूल। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, प्लांट के बारे में बात कर सकते हो। देन वी नीड फ्लोर टू मेक ब्रेड, यानी पाउडर हो गया। यानी फ्लोर यानी जो भी वो रहता है ना आटा, ये प्रॉब्ली लाइक दिस, इसमें जो पाउडर रहता है उसके बारे में बात हो रही है। देन वो होता है, एक सन होता है, एक सन होता है। ये तो अपने हो गए सूरज, और सन मतलब हो गया बेटा। सो सबका मतलब अलग है, राइट, बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है इसमें। सो द सन इज शाइनिंग, तो इसमें क्या साइन कर रहा है, सन। ही इज़ माई सन, इसमें किसकी बात हो रही है, जो मेल चाइल्ड है उसके बारे में बात हो रही है। अब होमोग्राफ्स क्या होता है ये समझो। सो होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। यानी जो है ना स्पेलिंग तो सेम होगा, बट द डिफरेंट विल बी, बट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी टोटली डिफरेंट। समटाइम देयर प्रोनाउंसिएशन इज द डिफरेंट बट डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग, यानी कभी कभार जो है ना उसका प्रोनाउंसिएशन भी जो है डिफरेंट हो सकता है। द करेक्ट मीनिंग ऑफ ए होमोग्राफ इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो भी सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट होगा उसी से हमें जो है ना करेक्ट मीनिंग जो है ना एनालाइज कर पाएंगे कि ये करेक्ट मीनिंग है उसका। सो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले लीड। सो लीड, ही विल लीड द टीम, इसमें किसकी बात हो रही है, वो जो है गाइड करेगा किसी चीज़ को। दिस पाइप इज मेड अप ऑफ लीड। अब ये पाइप जो किससे बना है, लीड, लेड एक टाइप का मेटल होता है। सो इसमें इसकी बात हो रही है, यानी जो है इसका स्पेलिंग तो सेम है बट कंटेक्स्ट जो है अलग है। देन टीयर, a tear rolled down her cheek, tear drop from eye। सो इसमें टीयर की बात हो रही है। अब जो टीयर जो है वो रोल डाउन द चीक हो गया, यानी जो है ना ड्रॉप फ्रॉम द आई, यानी आंखों से जो है ना और वो नीचे गिर गया, यानी आंखों से। देन डू नॉट टीयर द पेपर, यानी पेपर मत फाड़ो, इसमें अलग मीनिंग बात हो रही है। देन बो, ही टाइड अ बो ऑन द गिफ्ट, रिबन एक टाइप का। देन द एक्टर टुक अ बो ऑन द स्टेज, यानी एक तरह से बैंड फॉरवर्ड कर रहा है। देन रो, दे हैड ए रॉ, रॉ मतलब हो गया, रो मतलब हो गया जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है। देन ही सैट इन द फर्स्ट रो, यानी पहली लाइन में वो बैठ गया। सो इसी तरह यहाँ पे रो का जो है अलग अलग मीनिंग है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है। अब जो फॉर्मल लेटर है वो कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एप्लीकेशन फॉर लीव हमें लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे ये समझिए। सो एप्लीकेशन फॉर लीव, सो फ्रॉम, सबसे पहले तो आप फ्रॉम लिख दो, कहाँ से लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो।
सो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले एड्रेस लिख देना कि जहाँ से लिख रहे हो, यानी फ्रॉम किसके लिए। देन नाम लिख देना, देन क्लास लिख देना। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लीव लिखोगे, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो सब नाम लिखोगे। देन ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पहले तो एड्रेस लिखना, फिर राहुल शर्मा, फिर क्लास, फिर स्कूल नेम, फिर न्यू दिल्ली। देन फिर डेट डाल देना, फिर टू द प्रिंसिपल, ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट लिख देना एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। अब देखो इसमें भी एक स्टेट वर्ड आ गया। एक स्टेट का मतलब तो होता है राज्य, और एक स्टेट का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट टू स्टेट, यानी इसमें दिखाने की बात हो रही है दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, यानी जो भी आप बताना चाहते हो। तो इसमें भी दो वर्ड है विद द सेम स्पेलिंग, बट द मीनिंग इज टोटली डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट वट इज एक्चुअली रिटन इन द सेंटेंस। सो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन योर एस्टीम्ड स्कूल। I am suffering from fever, and the doctor has advised me to take complete rest for 2 days. Due to this reason, I will not be able to come to school on the 7th and 8th January 2026. So इस प्रकार से आप लिख सकते हो। Then, therefore, I kindly request you to grant me leave for 2 days. I assure you that I will complete all the pending classwork after returning to school. So I shall be very thankful to you for your kind consideration. Thanking you, your obediently राहुल शर्मा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। देन इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप एड्रेस लिख देना, फिर डेट, फिर डियर रामू, I hope you are fine and happy. It has been a long time since we last met, so I decided to write this letter to you. Life here is going well, but I really miss our school days and the fun we used to have together. These days I am busy with my studies and preparing for my exams. Sometimes it becomes stressful, but I try to stay positive. I have also started morning walks to keep myself healthy. I want to know about you and your family. How are your studies going? Please write back soon and share everything with me. That means whatever you want to write in informal letter, it could be whether about your friend or family or someone else. So you can write like this also in paragraph structure totally. But in informal letter, you don't need to require to make to write in a such a पैराग्राफ स्ट्रक्चर लाइक दी फॉर्मल लेटर। आप यहाँ पे जो है सिंपली जो है ना, जो भी आप कहना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, बट इन दैट वे कि सामने वाले को समझ आए। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, योर्स लविंगली प्रेम। नाउ अब डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो डेट लिख दो। डायरी एंट्री में सबसे पहले तो डेट लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम लिख दो, दिस इन वट एवर टाइम यू आर राइटिंग। सो देन डियर डायरी, या अगर आपको डायरी का कोई नाम आपने दिया है, जैसे डियर चिंकी, आपने डायरी का नाम लिख दिया। सो आप कुछ इस तरीके से डायरी का नाम भी लिख सकते हो, देन डियर डायरी। सो जो भी आपने किया, जो भी आप लिखना चाहते हो, डायरी को बताना चाहते हो, यू कैन राइट देयर सिंपली। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, टुडे वॉज अ मीनिंगफुल डे फॉर मी। आई वोक अप अर्ली एंड डिसाइडेड टू फॉलो अ प्रॉपर रूटीन। आफ्टर फिनिशिंग माई स्टडीज, I helped my younger brother with his homework, which made me feel responsible and happy. In the afternoon, I revised my lessons and realized that regular practice really improves confidence. यानी जो है आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल डे था। मैं जब सुबह उठी बहुत अर्ली, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो है ना प्रॉपर रूटीन फॉलो करूँगी।
मैं अपने पढ़ाई के बाद जो है मैं अपने छोटे भाई की जो है ना उसके होमवर्क में मदद करूँगी, जो कि मुझे फ़ील कराएगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ और हैप्पी मुझे फ़ील कराएगा, खुशी मुझे देगा। और आफ्टरनून में मैंने जो है रिवाइज़ किया लेसन्स और रियलाइज़ किया कि रेगुलर प्रैक्टिस जो है ना बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है कॉन्फिडेंस को। In the evening I went for a short walk. The fresh air relaxed my mind and reduced my stress. और जो इवनिंग में जो है ना मैं एक शॉर्ट वॉक में गई जो है फ्रेश एयर जो है ना वो मेरे माइंड को रिलैक्स कर रहा था और मेरी स्ट्रेस को जो है रिड्यूस कर रहा था। I also spent some time thinking about my goals and promised myself to work harder every day. और मैंने जो है ना अपने समय आई स्पेंड सम टाइम थिंकिंग और जो है ना मैंने अपने आप को जो है ना समय दिया किस चीज़ के लिए मैं सोच सकूं अबाउट माई गोल्स एंड प्रॉमिस माई सेल्फ टू वर्क हार्डर एवरी डे। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं जो है वर्क करूं ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करूं एवरी डे। So, before going to bed, I completed my pending work and felt satisfied. Today taught me that small efforts can bring positive changes in life. I hope tomorrow will be even better and more productive. यानी जो है ना सोने जाने से पहले जो है ना सबसे पहले मैंने अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट किया और मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करी। सो टुडे यानी जो है ना मैं ये सीखी कि हर एक छोटी से छोटी जो स्मॉल एफर्ट है, छोटा जो कदम है, वो जो है ना ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंजेस लाता है, सकारात्मक चेंजेस लाता है, बहुत ही अच्छा चेंजेस लाता है। आई होप टुमारो विल बी बेटर एंड मोर प्रोडक्टिव। यानी जो है ना कल मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन जो है और भी ज़्यादा अच्छा होगा और भी ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव तरीके से उसको यूज़ कर पाऊँ। सो इसी के साथ आपका डायरी एंट्री होता है ख़त्म। और अब बढ़ते हैं लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर में क्या होता है, बेसिकली जो है ना जो भी न्यूज़ हेडिंग और न्यूज़पेपर हेडिंग उन सबको जो है ना आपको उसके जो एडिटर रहता है उसको आपको लेटर लिखना होता है अबाउट एनी कंसर्न अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी कंसर्न यू कैन राइट और यू कैन राइट अबाउट द योर एरिया क्लीनलीनेस कंसर्न डॉग्स बार्किंग एंड डॉग्स इशू के बारे में आप लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो भी हो रहा है इन सब के बारे में आप लिख सकते हो। सो इस नोट्स में हम लेटर एडिटर को किस बारे में लेटर लिखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन। जो इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अबाउट दैट वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर ऑन इट। बेसिकली ऑलरेडी लेटर इज रिटर्न, आई एम जस्ट ओनली गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सो फ्रॉम सबसे पहले एड्रेस लिख देना कहाँ से लिख रहे हो, देन अमित कुमार 45 ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली, देन डेट लिख देना, देन एडिटर जिस भी न्यूज़ हेडिंग्स के लिए आप लिख रहे हो सबसे पहले लिखना टू, देन द एडिटर, फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लिख सकते हो अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को आप लिखना चाहते हो, या हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में लिखना चाहते हो, राइट। सो इन सब के बारे में आप लिख सकते हो। देन न्यू दिल्ली। सो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना लाइक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। यानी जो भी एयर पॉल्यूशन होता है जो दिल्ली में जो बढ़ते जा रहा है उसके इश्यूज़ के बारे में आपको बताना है। बेसिकली जो है दिल्ली का जो है पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ है। हाँ, अभी आपको पता होगा कि रिसेंट टाइम्स में जो है गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट जो है आई थिंक जो पेट्रोल वाले जो है बाइक्स इन सबको जो है ना आई थिंक बंद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और जो ईवी रहता है जो इलेक्ट्रिक बाइक ये सब रहता है इनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, सब्सिडी मिला है इनको खरीदते वक्त। सो रिस्पेक्टेड सर मैडम। सो सबसे पहले ऐसे लिख देना है। देन थोड़ी दी कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर। आपके स्ट्रीम न्यूज़पेपर के कॉलम्स है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड द डिसीजन सीरियस टुवर्ड्स द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। यानी सबसे पहले तो है ना आप ये लाइन रट ही लो, टुवर्ड द कॉलम्स ऑफ योर एस्ट्रीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention toward the concerned authority toward the concerned authorities towards the, बस यहाँ तक।
यहाँ तक आप रट के चले जाओ, यानी लेटर टू द एडिटर में जब भी कोई प्रॉब्लम्स का आपको हाईलाइट करना होगा तो हमेशा स्टार्टिंग इससे करना, तो जिससे जो है ना आपका जो लेटर जो है और भी ज़्यादा बढ़िया बनेगा। सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, द एयर क्वालिटी हैज़ बिकम वेरी पुअर। सो जो है आप जो है ना प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हो कि जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और जो है एयर क्वालिटी के बारे में बता सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर हो गया है ड्यू टू एक्सेसिव वेहिकुलर ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से, एंड बर्निंग ऑफ द गार्बेज। बर्निंग ऑफ गार्बेज यानी जो कूड़ा करकट को जो जलाते हैं ना, उसकी वजह से। Then air pollution is causing many health problems such as asthma, coughing and breathing difficulties। फिर आप जो भी जो है एयर पॉल्यूशन के बारे में बता रहे हो, उसके बाद जो है ना उसका प्रॉब्लम्स बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो आप बता सकते हो कि एयर पॉल्यूशन की वजह से जो है अस्थमा हो जाता है, और जो कफ का इशू हो जाता है, और ब्रीथिंग सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। स्पेशली जो है जो बच्चे रहते हैं और जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, एल्डरली पीपल एंड द चिल्ड्रन। स्कूल्स आर फोर्स्ड टू क्लोज एंड डेली लाइफ इज़ बैडली अफेक्टेड। सो इन सब के बारे में आप बता सकते हो। अब जो है द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन बाय प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड स्ट्रिक्टली, यानी अब जो भी जो है ना इशूज़ है फिर सल्यूशन भी आपको बताने हैं कि ये सॉल्यूशन जो है हो सकता है, राइट। So yes, then at the end, I hope the authorities will take immediate action in this matter. Then thanking you, yours sincerely, primary prem, right? So इस प्रकार से आप लिख सकते हो। देन ईमेल राइटिंग कैसे लिखेंगे? ईमेल राइटिंग में सबसे पहले आपको जो है सब्जेक्ट दे, सबसे पहले तो ईमेल ईमेल डालते हैं जो भी ईमेल में लिखना है। देन सब्जेक्ट लिख देना। देन डियर सर मैडम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। I'm writing to inform you that I am suffering from fever and the doctor has advised me to take the rest for 2 days. Then whatever the topic you want, you get in your examination sheet in question, so उसी particular question के topic को आपको यहाँ पे लिखना है। So आप ये read कर सकते हो। So then thanking you, yours sincerely, अमित कुमार। Then अब gathering skills क्या होता है? अब gathering skills क्या होता है? These are also known as the reference skill, यानी एक टाइप का रेफरेंस स्किल्स होता है जो क्या अनेबल करता है कि लर्नर टू गैदर इन्फॉर्मेशन। गैदर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। जस्ट अ सेकंड गाइस। गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, यानी जो भी स्किल्स को जो है ना इकट्ठा करना। So these are also known as the reference skills and enable a learner to gather information as quickly as possible. This requires two subject skills, locating and comprehending information। यानी जो है ना इसमें जो है क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जो है ना उसे क्विकली तरीके से जो है ना बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो है गैदर कर सके, यानी इकट्ठा कर सके। और ये स्किल्स में जो है दो सब्जेक्ट स्किल्स को जो है ना लोकेट किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिंग इन्फॉर्मेशन को। Information is to be gathered quickly, for which the learner has to locate what is needed and then comprehend. Then knowledge of what to refer or sources available is a prerequisite, यानी ये तो ना पहले से prerequisite होता है। The learner should know how to make use of dictionary, यानी लर्नर को जो है ना ये पता होना चाहिए कि डिक्शनरीज कैसे लिखे। लाइब्रेरी कैटलॉग और हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर। जस्ट सेकंड गाइस, यहाँ पे कैटलॉग की जो है ना स्पेलिंग गलत है। कैटलॉग का स्पेलिंग होता है CATALOGUE। सो दैट इज द स्पेलिंग ऑफ कैटलॉग। सो लाइब्रेरी कैटलॉग और हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर एक्सेट्रा, यानी लाइब्रेरी हो गया, कैटलॉग के बारे में बात हो गया, जिसमें ये पता चलेगा कि कंप्यूटर से जो है कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, नाउ आर्गुमेंटिव राइटिंग क्या होता है? मैनी एसेस और एकेडमिक पेपर्स इन्वॉल्व आर्गुमेंटिव राइटिंग, यानी बहुत सारे एसेस में, एकेडमिक पेपर्स में आर्गुमेंटिव राइटिंग जो है ना इन्वॉल्व होता है।
Argumentative writing goes beyond the standard argumentative essays, is important when convincing your readers of your थीसिस स्टेटमेंट। यानी इसमें जो है ना आपको रीडर्स को कन्विंस करना पड़ता है इन जो भी इम्पोर्टेंट है ये सब। Argumentative writing in some form is done in every discipline and involves presenting fields along uh, with rational or logical statement to support your claim। यानी जो भी आपका क्लेम जो है ना प्रॉपर डिसिप्लिन में रैशनल होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। विद आर्गुमेंटिव राइटिंग यू मस्ट सपोर्ट योर claim with applicable and appropriate evidence. Additionally, argumentative writing has a ton of impartiality and um, di- directness, while each piece of evidence you present has a specific purpose to support your argument। यानी जो है ना आपका जो भी क्लेम है वो सब भी सबका एविडेंस प्रॉपर होना चाहिए। इम्पार्शलिटी, डायरेक्शन, जो है डायरेक्टनेस, ये सब टोन जो है ये सब होना चाहिए एवरी पीस ऑफ एविडेंस में। स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए और आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। कोहेरेंस क्या होता है? व्हेन वी लुक एट ए डिफरेंट पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ डेवलप्स अ लिटिल बिट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी वांट टू टेल द रीडर। हर पैराग्राफ में हमें रीडर को कुछ बताना होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन। ऑल्सो व्हेन वी राइट आवर ओन पैराग्राफ, चूज अ टॉपिक एंड राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स यू नो about that the topic about that topic। When making a list, don't stop questioning whether any details fit or not। Any points that don't fit can be removed till later। दिस विल हेल्प अस, जो भी पॉइंट होगा ना उसे बाद में जो है रिमूव कर दिया जाएगा। ये क्या हेल्प करेगा? जनरेट न्यू आइडियाज हेल्प करने में। एंड ऑल्सो गिव यू समथिंग concrete concentrate, okay, concrete to to work with, okay। However, when we start writing second that every sentence contributes to the central ideas which is contained in the topic reference, only then will there be unity in the paragraph। Now दिसंबर एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नोट टेकिंग क्या होता है? नोट टेकिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग डाउन नोट्स while listening to the teacher, radio or such other sources। It is very important skill to be developed because this will help a learner at higher levels for concentration। One should plan the time, set the goal in mind। यानी जो है ना ये इन्वॉल्व करता है जो इसे नोटिंग टेकिंग मतलब किस 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 से ले सकते हैं? टीचर से ले सकते हैं, रेडियो से ले सकते हैं और भी बहुत सारे सोर्सेस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना लर्नर को जो ना हायर लेवल तक लेके जाता है। जैसे कंसंट्रेशन जो है, वन शुड प्लान द टाइम, सेट द गोल इन माइंड में रहता है। सो इसमें क्या होता है? हमें जो क्लास को फेथफुली अटेंड करना चाहिए, हमें एब्रीविएशन का यूज़ करना चाहिए और हमें जो है जो लुक आउट फॉर सिग्नल्स ऑफ इम्पोर्टेंस ये समझना चाहिए, हमें एग्जाम्पल्स लिखना चाहिए और कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़ हमें बनाना चाहिए। अब स्टोरेज स्किल क्या होता है? इट इज़ कॉम्प्रीहेंडेड इज टू बी स्टोर्ड फॉर रेडी यूज़। यानी ये रेडी यूज़ के लिए बनाया जाता है। ऑल दैट वी लिसन टू और रीड विल नॉट बी स्टोर्ड ऑटोमेटिकली। यानी जो भी हम लिसन करेंगे, रीड करेंगे, वो जो है ना ऑटोमेटिकली स्टोर्ड नहीं होगा। इट नीड्स एफर्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द लर्नर। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विच विल हैव टू यूज्ड लेटर कैन बी स्टोर्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस। यानी ये सब इंफॉर्मेशन जो है ना परमानेंट बेसिस पे स्टोर किया जाएगा। द लिसन कैन इन्वॉल्व इन नोट टेकिंग, okay, in note making. Later we will have to refer these notes alone and need not go over the original source again। So basically जो है ना दस स्टोरिंग स्किल, ये स्टोरिंग स्किल जो है ना दो मेजर कैटेगरीज में आता है, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में। अब सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या होता है? सो सिंथेसिस मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन को जो है ना आपस में लाना, दैट इज सिंथेसिस। सो इन राइटिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आइडियाज़ को कंबाइन करता है। फैक्ट्स फ्रॉम जो वेरियस सोर्सेज के जो फैक्ट्स है वो उसे मेकिंग, उसे बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइटिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड मोर कंप्लीट। So instead of just listing what each source says, synthesis involves connecting the information to show how it all also to feel together. For example, if writing about climate change, you could combine fields from the article। So basically इस बारे में आप लिख सकते हो। फिर well developed paragraphs क्या होता है ये आप बता सकते हो। फिर बेसिकली टू राइट अ वेल डेवलप पैराग्राफ हमें लिखने से ये क्या होता है
ये क्लीन टॉपिक सेंटेंस होता है जो स्टेट्स करता है मेन आइडिया को। देन वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन क्या होता है, यानी मैनी राइटर्स कम इनटू द राइटिंग सेंटर विद कंसर्न्स अबाउट द फ्लो, यानी जो है ना कंपोजिशन क्या होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर। सो ये चीज़ उसके बारे में बताया गया, फ्लो कैसा होना चाहिए। सो ये इसमें बताया गया, ये आप रीड कर सकते हो। देन कोहेसन क्या होता है, अनदर टेक्निक विच ब्रिंग्स अबाउट कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ, यानी ये दूसरा तरीका है जिसमें जो है ना पैराग्राफ में हम कोहेरेंस ला सकते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है, कोहेसिव डिवाइस या सिग्नल वर्ड्स में यूज़ होता है, और साइन पोस्ट बिटवीन सेंटेंसेस और एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। दीज वर्ड्स फ्रेजेस विल हेल्प यू, ये आपको कैसे हेल्प करेगा, अ राइटर टू मूव स्मूथली मूव करने के लिए फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट एंड सो लॉजिकल रिलेशनशिप इसमें दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैन हैज़ बीन एबल टू स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सो वाइडली फॉर मेन रीजन्स। फर्स्ट, ही इज़ अ terrestrial animal and not restricted to forest. Secondly, he can cross any natural barriers such as deserts, oceans and mountains. सो बेसिकली गाइस, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सो बेसिकली आप यहाँ से ले सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब हम जो है ना एक जो पैसेज टाइप का पैराग्राफ जो है ना वो डिस्कस करते हैं। सो डिस्कस करने से पहले देख लीजिए, ये आपका पेपर है। सो ये सब जो है ना ये दो पीडीएफ हमने बनाए हैं, एक तो पहला वाला जो भी आपने किया, अब ये दूसरा पीडीएफ है। सो अगर आपको ये दोनों पीडीएफ चाहिए फॉर एग्ज़ाम, सो आप जो है एग्ज़ाम से पहले पढ़ने के लिए अगर आपको ये दोनों पीडीएफ चाहिए, सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप डायरेक्ट इंस्टा आईडी से ले सकते हो। सो ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। सो ये टाइम बहुत कम है इसलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा ये, पर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम डायरेक्टली रीड कर सकते हो। देन अब जो फिर इसके बाद जो है ना हम क्वेश्चन 6 को डिस्कस करेंगे जो पैसेज वाला है। तो ये सब आप रीड कर सकते हो। सो एक बार जो है ना हम ये पैसेज रीड कर लेते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। बेसिकली जो है ना गाइस, सबसे पहले जो है ना जब भी आपके पास ये पैसेज वाला आए तो सबसे पहले जो है ना आप जो क्वेश्चंस है सबसे पहले वो क्वेश्चंस रीड करना है एग्जाम में। जो उसका जो कीवर्ड है, जैसे मान लीजिए टॉपिक हो गया, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, और इन योर ओपिनियन विच इज़ द टॉपिक सेंटेंस इन द अबव पैसेज, तो टॉपिक सेंटेंस आपको बताना है। सुटेबल टाइटल देना है, राइट अ समरी इन द अबव द पैसेज। बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए पैसे से रिलेटेड, बेसिकली आपको इससे समरी बता रहा है, यहाँ पे टाइटल देना है आपको, ये सब है। जब भी ज़्यादातर जो है ना बड़े बड़े पैसेज में जो हाईलाइट कीवर्ड रहते हैं ना, सबसे पहले वो रीड करना, देन दोबारा क्वेश्चन में आना, ताकि आपको आंसर तुरंत तुरंत मिलते रहे। इसमें क्या होता है, पहले पैसेज रीड करो, फिर क्वेश्चन रीड करो, फिर दोबारा पैसेज रीड करो, तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न्स, यानी जो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, यानी जो बहुत ही लंबे समय में जो टेम्परेचर वेदर पैटर्न जो चेंज होते रहता है, शिफ्ट होते रहता है। दिस शिफ्ट में भी नेचुरल सच एज थ्रो वेरिएशंस इन द सोलर साइकिल, और ये नेचुरल है जो वेरिएशन सोलर साइकिल इसमें होता है। बट सिंस 1800 के बाद 1800s के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव बीन द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जो मानव क्रियाएं जो भी कर रहे हैं ना वो क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़े ड्राइवर हैं। प्राइमरली ड्यू टू द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस,
Burning fossil fuel generates greenhouse gas emissions that acts like a blanket wrapped around the earth, trapping the sun's heat and raising temperature. So ये basically causes हो गए जो coal, oil, gas, fossil fuel को burn करना, ये सब आ गया. Examples of greenhouse gas emissions के क्या क्या examples हो सकते हैं. ये जो है कॉजिंग क्लाइमेट चेंज इंक्लूड में आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में आ गए. दिस कम फ्रॉम यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स फॉर ए ड्राइविंग ए कार और फॉर हीटिंग अ बिल्डिंग. फॉर एग्जांपल, clearing land and forest can also release carbon dioxide. Greenhouse gas concentrations are at their highest level in 2 million years, and emissions continue to rise. As a result, the Earth is now about 1.1 degrees Celsius warmer than it was the late 1800s, यानी वार्मर हो गई थी. और लास्ट डिकेड जो 2011 से 2020 तक था was the warmest on record बन गया. Many people think climate change mainly means warmer temperature, यानी climate change का मतलब warmer temperature ही होता है. बहुत सारे लोग ये समझते हैं. But temperature rise is only the beginning of the story. Because the earth is a system where everything is connected, changes in one area can influence changes in all others. यानी एक एरिया में अगर कुछ इन्फ्लुएंस होता है तो अदर एरिया से भी चेंजेस होएगा. सो इन्हीं सब कॉन्सिक्वेंसेस, इन्हीं सब हालातों की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज नाउ इंक्लूड. क्लाइमेट चेंज में क्या क्या इंक्लूड, ये सब इंक्लूड हो गया अमंग अदर्स इंटेंस ड्रॉथ, ये सब इंक्लूड होने लगा. स्केर वाटर स्कैरसिटी का, सीवियर फायर्स, ये सब आने लगा. So, switching energy systems are from fossil fuels to renewable energy sources like solar or wind energy will reduce. ये क्या reduce करेगा? जो emission driving climate change है इन सबको. Now questions देखते हैं. So what is topic sentence? So topic sentence is the main sentence. इसमें topic sentence जो है main sentence होता है of the paragraph, जो express करता है इसके central idea को. ये बताता है कि जो रीडर जो है पैराग्राफ, इट टेल द रीडर व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट, यानी पैराग्राफ किसके बारे में है, गाइड करता है. जो बाकी सब चीज़ जो है सेंटेंसेस का जो प्रोवाइड करता है सपोर्टिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन. इन योर ओपिनियन विच इज़ द टॉपिक सेंटेंस इन द अबव, यानी आपके अकॉर्डिंग जो है टॉपिक सेंटेंस क्या है और उसे जस्टिफाई भी करना. सो टॉपिक सेंटेंस है जो यानी मेन उसमें जो पॉइंट है. It is about the climate change refers to long term shifts in temperatures and weather patterns. So justification यहाँ पे दिया गया है कि this sentence clearly introduces the main idea of the entire passage, यानी जो main idea passage का वो clearly introduce कर रहा है. So yeah, then give a suitable title. अब आपको suitable title देना है पैसेज का. सो क्लाइमेट चेंज कॉजेज इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, यानी आप अपने अनुसार जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर after reading the all passages, then you have to write a proper suitable title जो आपको सही लगे सोचने पे. सो समरी लिखना है आपको, यानी जो पूरे पैसेज में क्या हो रहा है इन अराउंड 75 वर्ड्स में समरी लिखना है. तो आप ऐसे लिख सकते हो. Climate change refers to long-term changes in Earth's temperature and weather patterns, mainly caused by human activities like burning fossil fuels. These activities release greenhouse gases. So जो भी है ना, जो पैसेज में दिया गया है उसका एक टाइप से आप जो है समरी टाइप से ऐसे लिख सकते हो. देन उसी के साथ यहाँ पे दिसंबर एग्ज़ाम 2024 का पेपर है, ये आप देख सकते हो. एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए सो आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से ले सकते हो. बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक. अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इन दोनों पेपर का डिटेल वाइज में सो आप कमेंट कर देना, देन आई विल प्रोवाइड यू द लेक्चर्स. सो यहाँ पे ये सब आ गए हैं.
तो यहाँ से आप ये सारे देख सकते हो। सो क्वेश्चन 4 में आ गया ये सब। सो क्वेश्चन 4 में आपका लेटर सब आ जाएगा। सो क्वेश्चन 4 में लेटर्स हैं, ये सब आ गया, ये आप देख सकते हैं। ये सो ये ओके। सो ये पैसेज वाला है, ये आप रीड कर सकते हैं। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना ये होता है ख़त्म। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोनों, सो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर।